हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे तरफ से जय हिंद एवं वंदे मातरम। मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। इस समय मैं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति आप लोगों को दे रहा हूं NCERT के नोट्स। जी हाँ, NCERT 11th और 12th की बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि नीट के एग्जाम्स के लिए रामबाण होता है। NCERT किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बात कर रहे हैं NCERT के बायोलॉजी की, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत हम लोग बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, जीवाणु किस तरीके से सांस लेते हैं, या न्यूट्रिशन के बेस पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। आज ये सभी चीज़ें हम लोग आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग क्लास 11th NCERT के सभी चैप्टर्स को एक क्रम से पढ़ने का प्लान बनाया है। इसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो लेसन 1 यानी चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 के भी 1-2 वीडियोज मैंने आपको दे चुका हूं। तो जो लोग अभी तक उन वीडियोज को नहीं देख पाए हैं या चैप्टर 1 नहीं पढ़ पाए हैं, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप जाकर के लिंक के माध्यम से पुराने वीडियोज भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु कि जीवाणु क्या होते हैं। तो जीवाणु सबसे पहले यूनिसेलुलर, जी हाँ, जीवाणु जो हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। दैट मीन्स ये एक कोशिकी होते हैं, यानी इनका जो शरीर होता है वो केवल एक ही कोशिका का होता है। तो जीवाणु एक कोशिकी होते हैं। साथ ही साथ ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म जीवी की कैटेगरी में आने वाले, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें हम लोग नेक्ड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ये विजुअल नहीं होते, जिनके कारण हम लोग इन्हें देख नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है या सहायता लेनी पड़ती है। तो जीवाणु सबसे पहले एक कोशिकी हैं और साथ साथ सूक्ष्मजीवी हैं, यानी इन्हें देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो जीवाणु हैं, इन जीवाणुओं का वास स्थान क्या होता है। तो जीवाणु जो हैं ये विश्वव्यापी होते हैं। विश्वव्यापी कहने का तात्पर्य है कि जीवाणु सभी जगहों पर पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी जगह का मतलब जहां भी आप देखेंगे वहां पर जीवाणु होगा। कहने का तात्पर्य था कि जीवाणु जो होते हैं वो सभी प्रकार के हैबिटेट्स या सभी प्रकार के वासस्थानों में पाए जाते हैं। जीवाणु जो होते हैं एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, जीवाणु जो हैं प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, जीवाणु प्लांट के ऊपर भी पाए जाते हैं, एनिमल्स के ऊपर पाए जाते हैं। इनके साथ ही साथ ये जो बैक्टीरिया हैं वो गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं, बर्फ में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, एरियल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी बैक्टीरिया हैं ये लगभग सभी जगहों पर, जल में, स्थल में, हवा में, जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जो कुछ भी हैं सब में पाए जाते हैं, सब में ये हो सकते हैं। इसलिए इन्हें हम लोग विश्वव्यापी कहते हैं कि जीवाणु जो होते हैं विश्वव्यापी होते हैं। इसके बाद फिर हम लोग टाइप्स की बात की है कि बैक्टीरिया जनरली कितने टाइप्स के होते हैं। तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं, पिछले क्लास में हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में भी बताया था कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया, आप अन्य वीडियोज में जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। आज हम लोग जनरली बात कर रहे हैं यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें क्लासिफाइड किया गया है कई आधार पे। जैसे बैक्टीरिया को उनके शेप के आधार पर भी क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि ऐसे जीवाणु जो उनकी आकृति के आधार पर उनको डिवाइड किया गया। तो आकृति के आधार पर जीवाणुओं को 4 टाइप्स यानी कि 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। ये 4 प्रकार क्या हैं? पहले तो होते हैं कोकस, ऐसे जीवाणु जो आकार में गोले होते हैं, कोकस या
गोलाकार जीवाणु कहलाते हैं। ठीक उसी तरीके से ऐसे जीवाणु जो आकार में छड़ के समान या लंबे होते हैं, दंड के रूप में पाए जाते हैं, बैसिलस या दंडाकार जीवाणु कहलाते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो सर्प की तरह लचीले होते हैं, जिन्हें हम लोग सर्पिलाकृत जीवाणु बोलते हैं। और कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश के कामा के शेप के होते हैं, जिन्हें हम लोग कामा रूपी जीवाणु बोलते हैं। ये सभी चीजें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन के बेस पे और न्यूट्रिशन के बेस पे ये बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन के बेस पे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया जो हैं वो श्वसन के आधार पर रेस्पिरेशन के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया और सेकेंड है एनएरोबिक बैक्टीरिया। जी हाँ, जैसे आपने श्वसन के लेसन में पढ़ा होगा कि श्वसन दो तरीके के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। रेस्पिरेशन टू टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक उसी तरीके से ये जो बैक्टीरिया जो कि श्वसन के आधार पर उनको क्लासिफाइड किया गया है, श्वसन के आधार पर विभाजित किया गया है, रेस्पिरेशन के आधार पर बांटा गया है, वो भी दो तरीके के होते हैं। पहला एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि ऑक्सी जीवाणु। ऑक्सी जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो अपना समस्त एक्टिविटीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, यानी कि ऐसे जीवाणु जो अपनी सभी क्रियाएं, जो भी उनके अंदर के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, वो सभी एक्टिविटीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करेंगे। तो इस तरीके के जो जीवाणु होते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया या ऑक्सी जीवाणु की कैटेगरी में आते हैं। उम्मीद है कि सरल भाषा में आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ऑक्सी जीवाणु यानी कि ऐसा जीवाणु जो अपना सभी हरकत, सभी एक्टिविटीज, सभी क्रियाएं, चाहे वो सांस लेना हो, चाहे वो ग्रोथ करना हो, चाहे रिप्रोडक्शन करना हो, यानी किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटीज है वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करेगा। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक या ऑक्सी जीवाणु कहलाते हैं। ठीक उसी के विपरीत कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी सभी एक्टिविटीज बिना ऑक्सीजन के ही संपन्न कर लेते हैं, यानी उन्हें ये एक्टिविटीज करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया या अनऑक्सी जीवाणु कहलाते हैं। अनऑक्सी जीवाणु यानी उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, बिना ऑक्सीजन के ही वो रेस्पिरेशन करेंगे। जब रेस्पिरेशन करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा और इसी एनर्जी से वो सारा एक्टिविटीज अपना सारा काम करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि श्वसन के आधार पर जो जीवाणु थे वो दो तरीके के थे, एक एरोबिक और दूसरा एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी कि ऑक्सी और अनऑक्सी जीवाणु। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन के बेस पे, यानी पोषण के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार की। पोषण के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे बैक्टीरिया को जनरली दो भागों में डिवाइड किया गया है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के आधार पर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं, उन्हें दो कैटेगरी में, दो भागों में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉप्स, एंड सेकेंड इज द हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। जैसा कि आप जानते हैं ऑटोट्रॉप्स ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे जीवाणु कहलाते हैं जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ करते हैं, खुद करते हैं। तो ऐसे जीवाणुओं को हम लोग स्वपोषी जीवाणु बोलते हैं। जैसा नाम वो ऐसा ही काम है। स्वपोषी जीवाणु, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे जीवाणु जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, स्वपोषी जीवाणु कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं दोज बैक्टीरिया विच ऑब्टेन देयर फूड बाय देमसेल्फ, वो खुद से अपना न्यूट्रिशन कर लेते हैं। सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि दोज बैक्टीरिया विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन या विच ऑब्टेन देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी इनमें पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करेंगे? सनलाइट को ट्रैप करके एनर्जी के लिए फूड फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। जितने भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं। हालांकि सभी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस द्वारा, फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट को ट्रैप करके एनर्जी के लिए फूड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ये अपना न्यूट्रिशन जो है केमिकल सब्सटेंस से प्राप्त करते हैं। सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यानी कि ऐसे जीवाणु जो अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण किसी केमिकल से, किसी रसायन से प्राप्त करते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं। ऐसे जीवाणु जो अपना पोषण रासायनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, केमिकल से प्राप्त करते हैं, कीमोसिंथेटिक या रसायन संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं। तो हमने देखा कि न्यूट्रिशन के बेस पे जो बैक्टीरिया थे वो दो तरीके के थे, ऑटोट्रॉपिक यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन करने वाले जीवाणु, और सेल्फ न्यूट्रिशन करने वाले जीवाणुओं को भी दो भागों में बांटा गया था। एक फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया जिनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और दूसरा था रसायन संश्लेषी जीवाणु। यानी कि ऐसे जीवाणु जो अपना न्यूट्रिशन केमिकल सब्सटेंस से, रसायन से, रासायनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग रसायन संश्लेषी जीवाणु बोलते हैं। जैसे नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोमोनास ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करके, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करके, फिक्सेशन करके नाइट्रोजन का, इस तरीके से ही ये अपना न्यूट्रिशन कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम लोग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन केमिकल सब्सटेंस यानी रासायनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अब हम लोग चलते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की तरफ। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे एनिमल, दूसरे प्लांट या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से करते हैं न्यूट्रिशन। तो ऐसे बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना न्यूट्रिशन किसी अन्य एनिमल से, प्लांट से या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कर रहे हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग हेटेरोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोलते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है पैरासाइटिक बैक्टीरिया यानी कि पैरासाइट, सेकेंड है सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जिन्हें हम लोग सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, और थर्ड जो है वो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये तीन तरीके के बैक्टीरिया हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विषमकोशी या परपोषी जीवाणुओं की हम लोग बात करें तो परपोषी जीवाणु जो दूसरे से अपना न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें तीन भागों में डिवाइड किया गया, पैरासाइट, सैप्रोफाइट एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। पैरासाइट बैक्टीरिया नाम है परजीवी जीवाणु, यानी कि ऐसे जीवाणु जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे लिविंग एनिमल या प्लांट से करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। बात क्लियर हो रही है? तो ऐसे जीवाणु जो अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण दूसरे जीवित जीवाणुओं से या कह सकते हैं दूसरे जीवित जीवों से, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, से प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीवाणु पैरासाइटिक बैक्टीरिया या परजीवी जीवाणु कहलाते हैं। अब सभी प्रकार के जो रोग के जीवाणु हैं जैसे टिटेनस, कॉलरा, ये सभी रोगों के जो जीवाणु हैं वो पैरासाइटिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का रोग का जो जीवाणु है वो हमारे बॉडी पे जब इफेक्ट करेगा तो हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम ही से अपना न्यूट्रिशन कर रहा है, हमसे वो अपना पोषण कर रहा है। तो इस तरीके के जो जीवाणु हैं वो एक परजीवी जीवाणु के रूप में जाने जाते हैं, और साथ ही साथ जो प्लांट को पैथोजन के रूप में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी पैरासाइटिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे लिविंग से प्राप्त करते हैं। दूसरे लिविंग यानी वो एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है,
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे अगर कोई बैक्टीरिया न्यूट्रिशन कर रहा है तो इस तरीके के बैक्टीरिया जो हैं वो पैरासाइटिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। जनरली सभी प्रकार के रोग फैलाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो पैरासाइटिक बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं हम लोग सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया पे। सैप्रोफाइट्स यानी मृतोपजीवी जीवाणु, ऐसे जीवाणु जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डीके मटेरियल से करते हैं। ये न्यूट्रिशन तो कर रहे हैं अपना, लेकिन कर रहे हैं डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से, यानी ये सड़े गले मृत चीजों पर अपना न्यूट्रिशन करते हैं। तो इस तरीके के जो जीवाणु होते हैं उन्हें हम लोग सैप्रोफाइटिक या सैप्रोफाइट्स बैक्टीरिया बोलते हैं। यानी ऐसे जीवाणु जो डेड चीजों से न्यूट्रिशन करें, डिकेइंग चीजों से न्यूट्रिशन करें, तो इस तरीके के बैक्टीरिया सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं। आपने देखा होगा कि इस इन्वायरमेंट में बहुत से जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां जब डेड कर जाते हैं कुछ दिन बाद उनकी बॉडी जो होती है डिकम्पोज हो जाती है, क्षय हो जाती है, अवघटित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इनका नष्ट होने के पीछे वो तमाम प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो उन्हें सड़ा गला करके नष्ट करते हैं और इस इन्वायरमेंट का क्लीनिंग भी करते हैं, उनकी सफाई भी करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया साइटोफाइटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। नाउ द लास्ट इज द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक हिंदी में बोलते हैं सहजीवी जीवाणु, यानी कि ऐसे जीवाणु जो सहजीवी यानी साथ साथ जीना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की यहाँ पर बात आ गई। ये क्वेश्चन कई तरीके से इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया के कैटेगरी के अलावा न्यूट्रिशन में भी सिम्बायोटिक के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ कई प्रकार का नोट्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के लिए भी आता है। तो ये खुद एक बड़ा टॉपिक है आपको समझने के लिए कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो जीव एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और दोनों जीवों को बेनिफिट मिलता है। यानी ऐसे जीव जो दो जीव एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों जीव एक दूसरे से बेनिफिशियल होते हैं। तो इससे क्या है कि दोनों का ये जो रिलेशनशिप हुआ उसी को हम लोग सहजीवी संबंध बोलते हैं। आइए हम लोग बैक्टीरिया की तरफ चलते हैं कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किसी दूसरे एनिमल या प्लांट बॉडीज के पास के ऊपर पाए जाते हैं या उनकी बॉडी में पाए जाते हैं, तो उन्हें फायदा होता है। साथ ही साथ उस एनिमल और प्लांट को भी अगर उससे कोई बेनिफिट है तो इस तरीके का एसोसिएशन, इस तरीके का संबंध, इस तरीके का रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सहजीवी कहलाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो सहजीविता का या सहजीवी जीवाणुओं के संदर्भ में है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का, वो है राइजोबियम। ये जीवाणु है जो कि लेग्यूम प्लांट के रूट के नोड्यूल में पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, राइजोबियम एक जीवाणु है जिसका नाम राइजोबियम है। ये दलहनी पौधे यानी जितने भी लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनोसी प्लांट में जनरली दलहनी पौधे आते हैं, यानी जिनमें दाल बनते हैं, ऐसे पौधे लेग्यूम प्लांट या दलहनी पौधे कहलाते हैं। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो भी प्लांट होते हैं इनके रूट के नोड्यूल में, इनकी जड़ों की जो गांठें होती हैं, उन गांठों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या समझे आप कि जो भी लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट हैं, लेग्यूम प्लांट हैं, दलहनी पौधे हैं, उन दलहनी पौधों को उस लेग्यूम प्लांट के रूट के नोड्यूल में, उन प्लांट के जो रूट्स हैं उनके नोड्यूल यानी गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, नाइट्रोजन को उनके कंपाउंड में चेंज करते हैं। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, फिर भी इस नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली रूप से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अवेलेबल है, उसके बावजूद पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट रूप से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पौधों के लिए नाइट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है, इसीलिए पौधों में हम लोग यूरिया, खाद, फर्टिलाइजर्स यूज भी करते हैं। तो इन नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, इसे राइजोबियम नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को
नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ये नाइट्राइट और नाइट्रेट प्लांट के लिए यूजफुल होते हैं। तो इस तरीके से इस प्रकार के एसोसिएशन में लेग्यूम प्लांट को बेनिफिट हुआ। लेग्यूम प्लांट को बेनिफिट हुआ क्योंकि उन्हें अपने न्यूट्रिशन के लिए नाइट्राइट और नाइट्रेट मिल गए, और साथ ही साथ बैक्टीरिया को भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि बैक्टीरिया रूट में रहेगा। तो जब रूट में रहते हैं तो इन बैक्टीरिया को भी रहने के लिए हैबिटेट्स मिल जाता है, उनको भी न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया और प्लांट दोनों बेनिफिशियल होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि जिसमें पौधे और पौधे में रहने वाले बैक्टीरिया दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट्स हो रहा है। तो इस तरीके का एसोसिएशन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है, और ये जो राइजोबियम है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आज हम लोगों ने बैक्टीरिया के कितने टाइप्स होते हैं, शेप के बेस पे बैक्टीरिया कितने तरीके के होते हैं, रेस्पिरेशन के बेस पे बैक्टीरिया कितने तरीके के होते हैं, और न्यूट्रिशन के बेस पे बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं, और उनको किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, कौन उसका एग्जाम्पल है, सब आज हम लोगों ने पढ़ा। आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।